हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस यानी पर्यावरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में हमने चैप्टर 1, 2 और 3 को कंप्लीट किया था और आज हम लोग 4, 5 और 6 को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अध्याय 4 में दिया हुआ है ओमना का सफर। ओमना एक लड़की है जो कि अपने घर से अपने नानी के घर तक का सफर करती है और बीच में वो जो कुछ भी देखती है उसको उसमें बुक में वर्णन किया हुआ है और उसमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट था वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखिए, ट्रेन जो है गुजरात के गांधीधाम कच्छ से शुरू होती है। गांधीधाम कहाँ है? गुजरात में है और कच्छ भी गुजरात में है, तो इसको याद रखेंगे। गुजरात का जो भोजन है वो है ढोकला, चटनी, लेमन राइस और मिठाई। तो ये भी चीज़ याद रखना है। गुजरात का जो वहाँ का भोजन है वो है ढोकला, चटनी, लेमन राइस और मिठाई। अहमदाबाद और बलसाड़ गुजरात में स्थित है। अहमदाबाद तो लगभग सबको पता होता है, याद होता है कि वो गुजरात में स्थित है, लेकिन बलसाड़ आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि बलसाड़ जो है वो गुजरात में स्थित है। मंडगांव गोवा में है। मंडगांव जो जगह है वो कहाँ है? गोवा में है। और कोझिकोड केरल में है। आगे देखते हैं। गोवा और केरल के बीच 2000 ब्रिज और 92 टनल हैं। जब वो ओमना जा रही थी अपने घर से, गुजरात से केरल, जो उसका नानी का घर था वहाँ, तो बीच में गोवा तो पड़ेगा ही राज्य, और गोवा और केरल के बीच में 2000 ब्रिज और 92 टनल हैं। टनल देखिए ये है और ब्रिज ये है। टनल उस जगह पे बनाए जाते हैं, इसको हम लोग सुरंग भी बोलते हैं। क्या है कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ की जमीन समतल नहीं होती है, तो वहाँ जब रेलवे वहाँ से गुजारा जाता है तो क्या है कि वहाँ पे पटरियाँ बिछाते हुए नहीं बनता है, क्योंकि जमीन तो समतल नहीं है ना, वहाँ पे ऊबड़ खाबड़ होता है, तो बनाने में दिक्कत आती है। या फिर अगर जो पहाड़ी क्षेत्र है तो बीच में बड़ा सा पहाड़ आ गया, तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे जैसे अगर बीच में किसी का मकान आ गया, बीच में कोई पेड़ पौधा आ गया तो हम लोग उसको मोड़ लेंगे, तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा घुमावदार हो जाएगा और रेलवे को उतना ज़्यादा मोड़ा नहीं जा सकता है। तो इसलिए जो भी पर्वत आते हैं उनको बीच से काट के ऐसे रास्ता निकाल दिया जाता है, इसी को हम लोग टनल बोलते हैं। और यह जो है वो ब्रिज है, ऊपर से ऐसे पुल बना दिया जाता है, उसी से क्रॉस करता है। और यहाँ पे जो है वो टनल और ब्रिज दोनों एक साथ हैं। देखिए, ब्रिज है यहाँ से और उसके बाद ये सीधे जाके वहाँ टनल में प्रवेश करेगा। तो हमने देखा कि गोवा और केरल के बीच में 2000 ब्रिज है और 92 टनल है, क्योंकि वो एरिया जो है बहुत ही पहाड़ी एरिया है। वहाँ पे बहुत सारी छोटी और बड़ी पहाड़ियाँ स्थित हैं इस रास्ते में, इसलिए ये सब कुछ है। तो आगे देखते हैं हम लोग। कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल के मालाबार तट पर है। क्या है? कोझिकोड जो है दक्षिण भारत में, भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पे केरल के मालाबार तट में है। यह मालाबार तट क्या है, इसको समझने के लिए हमें मैप का मदद लेना होगा। तो पहले देखते हैं उसको। देखिए, यहाँ पे मैंने दक्षिण भारत का नक्शा ले रखा है और इसकी मदद से हम लोग समझेंगे कि कौन सा तट क्या है। देखिए, यहाँ पे जो हमारा राज्य है गुजरात है। आपने सुना होगा कि गांधी जी का जन्म काठियावाड़ तट पर पोरबंदर में हुआ था। तो पोरबंदर जो है इसी तट के किनारे है और ये गुजरात के किनारे जो तट है इसको हम लोग काठियावाड़ का तट बोलते हैं। उसके बाद ये हमारा राज्य महाराष्ट्र हो गया और ये महाराष्ट्र से लेकर यहाँ गोवा तक के क्षेत्र को, इस तट को हम लोग कोंकण तट या फिर सह्याद्री तट भी बोलते हैं। क्या है कि महाराष्ट्र से गोवा तक के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं? यह जो तट हो गया उसको कोंकण तट या फिर सह्याद्री तट। उसके बाद हमारा ये राज्य कर्नाटक हो गया और कर्नाटक से लेके यहाँ केरल जहाँ तक है वहाँ तक इस तट को हम लोग कन्नड़ बोलते हैं या फिर केनारी तट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कन्नड़ भाषा बोली जाती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्नड़ तट या फिर केनारी तट। उसके बाद यहाँ से केरल, जो ये राज्य आपको दिख रहा होगा, इस केरल के तट को हम लोग मालाबार तट बोलते हैं। यहाँ तक हो गई बात। अब आगे यहाँ ये जो राज्य है यह है तमिलनाडु और इसके बीच से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है कावेरी। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, इस जगह से भी एक नदी गुजरती है जिसका नाम है कृष्णा। तो कृष्णा और कावेरी के बीच के तट को हम लोग कोरोमंडल तट बोलते हैं। आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे जब हम लोग भूगोल पढ़ेंगे तो जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। और इसमें क्वेश्चन भी आता है कि ठंड के दिनों में वर्षा किस तट पर होती है या फिर कोरोमंडल तट पर क्यों होती है, तो इस तट को हम लोग कोरोमंडल तट बोलेंगे। उसके बाद यहाँ उड़ीसा राज्य है और इसके बीच से भी एक नदी गुजरती है जिसको हम लोग महानदी बोलते हैं। तो आंध्र प्रदेश के इस क्षेत्र से लेके, यानी कि कृष्णा नदी से लेके महानदी के बीच के क्षेत्र को हम लोग उत्तरी सरकार तट बोलेंगे। हाँ, उत्तरी सरकार तट हो गया। उसके बाद उड़ीसा के बाद यहाँ हम लोग देख सकते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से एक नदी गुजरती है जिसको हुगली नदी बोलते हैं। तो उड़ीसा के यहाँ से लेके यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक के क्षेत्र को उत्कल तट बोलते हैं। इस किनारे को, इस तट को क्या बोलते हैं? उत्कल तट। हो गई हमारी बात। हमने देखा यह जो हमारा गुजरात का एरिया है यहाँ पे हमारा काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र और गोवा के तट को हम लोग कोंकण तट बोलते हैं, कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट, केरल के तट को मालाबार तट, तमिलनाडु के तट को हम लोग कोरोमंडल तट बोलेंगे। और यहाँ पे जो ये वाला तट हो गया आंध्र प्रदेश से उड़ीसा के बीच का, उसको उत्तरी सरकार तट, और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच जो है उसको उत्कल तट बोलेंगे। तो ये उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। इसको एक दो बार अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि मालाबार तट जो है वो क्या है, कहाँ के भाग को हम लोग मालाबार तट बोलते हैं।
ये जो है इसको कालीकट भी बोलते हैं, कोझिकोड जो है इसको कालीकट भी बोलते हैं। यहीं पे आपको याद होगा जब आपने हिस्ट्री में की पढ़ाई की होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में इसी तट पर आया था। यही कालीकट वो जगह है। आगे देखते हैं, गुजरात से केरल जाने के लिए ट्रेन जो है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को क्रॉस करेगी, यानी कि इससे होके गुजरेगी। देखिए क्या है कि जेटेट और सीटेट में 3-4 क्वेश्चन जो है वो मैप से पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इंडिया का मैप बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य किस जगह पे स्थित है, और किसी एक राज्य से अगर दूसरे राज्य में जाना हो तो हमें किन किन राज्यों से होकर गुजरना होगा। तो यह चीज़ जानने के लिए हम लोग अगले वीडियो में इस चीज़ को देखेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है और क्या कैसे होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की संभावना होती है कि किसी एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में बीच में कौन कौन सा राज्य आएगा। आगे है कोट्टायम, केरल का एक शहर है। कोट्टायम क्या है? केरल का एक शहर है। नाम पूछने का चांस ज़्यादा होता है कि कौन सा शहर किस राज्य में स्थित है, तो इसको नहीं भूलना है बिल्कुल भी। आगे देखते हैं हम लोग। आगे ये जो अगला अध्याय है 5, इसमें कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में दिया गया है। बहुत से लोग इनको जानते भी होंगे। यह एक भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर हैं तथा ओलंपिक खेल में यह जो है वो कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला है। यह जो इन्होंने पदक जीता था वो सिडनी ओलंपिक में जीता था। हालांकि यह चीज़ बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन अगर ये चीज़ याद रखें तो बेहतर होगा। इन्होंने सिडनी जो ओलंपिक हुआ था वहाँ पर कांस्य पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है। इनका जो जन्म है वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में हुआ है। इनके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे। इन्होंने 12 साल की उम्र में वेट लिफ्टिंग शुरू की। वेट लिफ्टिंग इन्होंने कब शुरू की? इसका प्रैक्टिस कब शुरू किया? 12 साल की उम्र में। वर्तमान में ये 130 किलोग्राम वजन उठा लेती हैं। 130 किलोग्राम, सोच सकते हैं कितना ज़्यादा हो सकता है। 130 किलोग्राम वजन ये उठा लेती हैं। इन्होंने 29 अंतर्राष्ट्रीय पदक जो इंटरनेशनल मेडल्स होते हैं उसको जीता है। 29, इनकी संख्या कितनी है? 29 है। इनकी 4 बहनें हैं और ये भी वेट लिफ्टिंग का प्रैक्टिस करती हैं। देखिए ये पॉइंट ऐसे देखने में छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे पहले कि इनसे संबंधित क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे सीटेट का एक पहले का ही क्वेश्चन है जो कि लिया गया है। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की भारोत्तोलक है। दूसरा है वह कर्नाटक से हैं, उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। तीसरा है वह 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती थी। और चौथा है वह 12 साल की थी जब उन्होंने वेट उठाना शुरू कर दिया। तो अभी इससे पहले हमने देखा कि वह अंतर्राष्ट्रीय, उन्होंने 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं, तो उनका तो अंतर्राष्ट्रीय जो ख्याति है वो तो है ही। दूसरा ऑप्शन है वह कर्नाटक से है। तो अभी हमने पढ़ा कि उनका जन्म जो है वो आंध्र प्रदेश से हुआ था, तो यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बाकी अभी हमने पढ़ा था कि 130 किलोग्राम वो वजन उठा लेती हैं और जब वो 12 साल की थी तभी उन्होंने इसका प्रैक्टिस शुरू कर दिया था। तो देखिए ये इसमें क्या सही है और क्या गलत है, ये छोटी सी गलती है कि वह कर्नाटक से हैं, और अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप इसमें गलती करके आ जाएंगे। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि एकदम छोटे छोटे बच्चों की क्लास है, की बुक है ये, जैसे 4-5 क्लास, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा रहा है और लोग इसमें भी गलतियाँ करके आ जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अगला हमारा चैप्टर है फुलवारी। देखिए उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। ये तो लगभग सब कोई जानता है, क्योंकि बहुत सारी जो भी मूवीज़ वगैरह बने हैं, बहुत सारे गाने हैं जिनकी शूटिंग यहाँ पे होती है। फूलों की घाटी, यहाँ पे बहुत सारे फूल होते हैं, और क्योंकि यह पहाड़ी क्षेत्र है इसलिए इसमें घाटियाँ भी बहुत सारी होती हैं। और इसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फूलों की घाटी बोलते हैं। उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। यहाँ तक हो गई बात। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है मधुबनी पेंटिंग के बारे में। इसका नाम तो लगभग सबने सुना होगा। बिहार में एक मधुबनी नाम का जिला है और जिसके नाम के हिसाब से इसका नाम मधुबनी पेंटिंग रखा गया है। त्योहारों और खुशियों के मौके पर वहाँ घर की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। घर की दीवार जो होती है उन पर चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र जो है पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है यह चित्र बनाने में? पीसा हुआ चावल जो है उसको, जैसे चावल को भिगो के उसको पीस लिया गया और उसमें रंग मिलाकर बनाया जाता है। ये रंग खास तरह के होते हैं, यानी कि ये अलग होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। क्या है कि इनको बनाने के लिए नील, जो कृत्रिम नील नहीं, जो आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी ने नील विद्रोह का समर्थन किया था, तो वो ये वाला नील नहीं है, बल्कि वो वाला नील है, यानी कि इंडिगो है, इसको इंडिगो बोलते हैं। और दूसरा है हल्दी, फूलों के रंग आदि का, यानी कि नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके इस रंग को तैयार किया जाता है। और चित्रों में क्या बनाया जाता है? इंसान को दर्शाया जाता है, जानवर को, पेड़ पौधे, फूल, मछलियाँ, ये सब जो भी प्राकृतिक चीज़ हैं इन चीज़ों को बनाया जाता है। जैसे जानवरों को भी दर्शाया जाता है, गाय बैल, ये सब का चित्र बना दिया जाता है। तो जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका चित्रण इसमें किया जाता है मधुबनी पेंटिंग में। तो यहाँ तक हमने देखा।
देखिए यहाँ पे मैंने मधुबनी पेंटिंग का एक उदाहरण ले रखा है। इसमें आप देख सकते हैं पेड़ का चित्र बनाया हुआ है, छोटे छोटे फूल बनाए गए हैं, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं। तो इसमें क्या है कि दैनिक जो क्रियाकलाप है उसको भी दर्शाया जाता है, पेड़ पौधे, पशुओं को, पक्षियों को, फूलों को, ये सब पत्ते वगैरह दर्शाया जाता है। और इसमें कृत्रिमता का अभाव होता है, यानी इसमें कृत्रिम चीज़ों को नहीं दिखाया जाता, जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं वो उसी को दिखाया जाता है। देखिए इससे संबंधित किस तरह के क्वेश्चन आते हैं अब हम लोग देख लेंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ एक क्वेश्चन हमने लिया है जो कि सी टेट का है। मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए कलाकार उपयोग करते हैं, ऑप्शन देखिएगा, विशेष रूप से बनाए गए पोस्टर रंग, दूसरा है बहुत अच्छी गुणवत्ता के फाइबर पेंट, तीसरा है चांदी और सोने को घोलकर बनाया गया पेंट, और अगला है पीसा हुआ चावल का रंगीन पेस्ट। तो देखिए अभी हमने पढ़ा है कि इसमें क्या उपयोग किया जाता है, पीसा हुआ जो चावल होता है उसका रंगीन पेस्ट, ये रंग जो है वो प्राकृतिक चीज़ों से बनाया जाता है और इसी के द्वारा यह चित्र बनाया जाता है। तो ये जितने भी ऑप्शन हो गए, ये 1 2 3, ये तो गलत हो गए और ये सही हुआ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग हर चीज़ को बहुत अच्छे से जानें, तभी हम लोग इसमें निर्धारण कर पाएंगे कि कौन सा आंसर हमारा सही है और कौन सा गलत है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला, देखिए ध्यान देने वाली बात है, कन्नौज जिला कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है, तो इसको याद रखेंगे। अगला हमारा जो चैप्टर है वो है कैसे कैसे बदले घर। इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं था, इसमें केवल 2 ही पॉइंट थे जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। यह है सोहना गाँव जो है वो हरियाणा में स्थित है और गाजी खान पाकिस्तान में स्थित है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये गाजी खान है, आप लोग इसको याद रखेंगे जरूर। और इन सभी का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स खुद का बना सकते हैं। और आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि ये वीडियो जो है, ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है वो आपको कैसा लग रहा है। साथ ही अपने जो दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।